नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला लोकसभा सत्र संपन्न हो गया और इस लोकसभा की खास बात यह रही कि नीमच मंदसौर क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीते सांसद सुधीर गुप्ता ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए खड़ी खड़ी सुनाई। वहीं भारतीय संविधान को लेकर जो बात कही जा रही थी उस पर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही इस अवसर पर नीमच टुडे की टीम दिल्ली में मौजूद थी और सांसद सुधीर गुप्ता के अभिभाषण के बाद उनके निज निवास पर नीमच टुडे की टीम से सांसद सुधीर गुप्ता ने विशेष चर्चा की। इसमें उन्होंने बड़ा खुलासा यह किया कि जो कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर राजनीति करती है, उसी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने में, संविधान सभा की प्रारूप समिति का चेयरमैन बनने में और यहां तक कि लोकसभा पहुंचने में अड़ंगे डाले और उन्हें चुनाव हरवाया। जी हां, बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर को जो चुनाव हराने वाले थे मिस्टर काजोलकर, उसे कांग्रेस ने पद्मश्री से नवाजा। यही हरकत कांग्रेस ने की और इस तरह के कई खुलासे सांसद सुधीर गुप्ता ने किए और नीमच टुडे से खास चर्चा की। देखिए सांसद सुधीर गुप्ता का दिल्ली से यह खास इंटरव्यू नीमच टुडे के साथ। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे दिल्ली और यहाँ सांसद श्री सुधीर गुप्ता के निवास पर हैं। जैसा कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा में सांसद सुधीर गुप्ता फिर से चुने गए हैं और 5,655 वोटों से जीतकर वे वापस पार्लियामेंट पहुंचे हैं। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता का नंबर आया तो उन्होंने बेबाक शैली में भाषण दिया और विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया। साथ ही हमने देखा कि पूरे चुनाव में संविधान को लेकर एक माहौल बनाया गया। भाजपा और एनडीए संगठन के खिलाफ यह प्रचार किया गया कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। और जब शपथ विधि चला तो हमने सबने देखा कि विरोधी दल के लोग सब संविधान की पुस्तकें लेकर पार्लियामेंट में मौजूद थे और इसी संविधान पर आज चर्चा करेंगे हमारे बीच सांसद सुधीर गुप्ता जी। भाई साहब आपका स्वागत है। संविधान देश की आत्मा है, संविधान देश का मान सम्मान पाया जाता है और संविधान से ही देश चलता है। पूरे चुनाव में एक नेरेटिव माहौल बनाया गया है कि संविधान खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। और जब शपथ विधि चल रहा था तब देखा कि राहुल गांधी से लेके अन्य लोग संविधान को लेकर पहुंचे, संविधान अपने पढ़ा, संविधान को नजदीक से जाना। क्या स्थिति कि ये लोग संविधान इनके लिए, क्या आपके लिए नहीं है, क्या विरोधी दलों के लिए नहीं है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर भारतीय व्यक्ति है, इसका मूल सनातन है, तो हमेशा हमेशा से जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिमायती रहा है। हमारे यहाँ राज्य परंपराएं भी रही, राजाओं की परंपराएं भी रही। तो राजा प्रतिनिधि होता था ईश्वर का और इसलिए उसकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। वो राज्य से राज्य के काम आने की व्यवस्थाओं के लिए ही एक नियंत्रण प्रणाली का विकास किया था। आज आधुनिक युग है, आज वोट प्रणाली से चुनाव होता है, आज ईवीएम मशीनों का सदुपयोग होता है और तत्काल रिजल्ट आते हैं। लेकिन मूल हमारा जो कैरेक्टर है, सभा परिषदों में डिबेट, तार्किक श्रेणियों में चिंतन मनन के आधार पर भारतीयों ने अपनी एक जीवन शैली का विकास किया और उस जीवन शैली को लिपिबद्ध किया। संविधान यही एक लिपिबद्ध है कि आज़ादी के बाद भारत किस तरीके से अपने लोगों को एक अनुशासित जीवन शैली में लाते हुए, सद्व्यवहार करते हुए, दुनिया के सामने अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करते हुए भी अच्छे से जिएगा, अच्छे से आर्थिक उन्नति करेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और वही लिपिबद्ध है संविधान में। अच्छा, जब संविधान को लेकर एक माहौल बनाया जाता है, कहा जाता है कि भाजपा संविधान के अंगेश रहती है और अगर भाजपा लंबे समय तक रही तो संविधान को खत्म कर देगी। आपने संविधान को पढ़ा है, संविधान में देखा कि हमने जो बाबा साहब ने लिखा था उससे हटकर और आज जो बात कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का बहुत अंतर है। देखिए, पहले तो ये समझना कि गोएबल्स ने एक थ्योरी की रचना की कि एक झूठ को 100 बार बोलो और सच दिखाने की कोशिश करो। कांग्रेस इस थ्योरी पर शुरू से चली है। बहुत स्पष्ट है, जो लोग अध्ययनशील मननशील हैं वो जानते हैं कि अंबेडकर जी को नेहरू जी ने कभी पसंद किया हो, ऐसी एक घटना भी लाकर सिद्ध नहीं की जा सकती है। पहली बात तो संविधान सभा में आने के लिए जहाँ से प्रतिनिधि चुने गए थे अंबेडकर जी,
उस चयन प्रक्रिया में भी कितना विवाद खड़ा किया, मुंबई से आए तो कितने अड़ंगे लगाए, और अंततोगत्वा संविधान सभा के चीफ बने, संविधान देश को देकर गए। इसकी बदौलत आज देश ठीक से नियंत्रित हो रहा है। लेकिन अंबेडकर जी तो इस्तीफा दे गए थे। नेहरू की पद्धतियों को से नाखुश होकर उन्होंने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से अपने आप को पृथक कर लिया। पृथक करने के बाद जब वो खड़े हुए तो मिस्टर काजोलकर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अंबेडकर जी के खिलाफ उतारा। 14,000 वोट से अंबेडकर जी को हराया, और उनको हराने का प्रचार करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। ये तो रिकॉर्ड पर है ना, ये मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बार जब अंबेडकर जी फिर लोकसभा में आने के लिए प्रयत्नशील थे और उपचुनाव में भंडारा में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, तब भी कांग्रेस ने वही दुर्व्यवहार किया और उन्हें अंततोगत्वा नहीं आने दिया देश की संसद में। और जो मिस्टर काजोलकर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़े, सिर्फ अंबेडकर को हराया, इसलिए 1970 में उन्हें पद्मश्री अवार्डेड हुआ है। ये अंबेडकर के प्रति चिंतन करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी कहते हैं। मेरे पास संविधान की मूल कॉपी की फोटो छाया प्रति रखी है, उसमें तो मेरे राम हैं, उसमें तो मेरे हनुमान हैं। कि संविधान को सनातन से अलग बताते हैं, जबकि संविधान और सनातन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं कि संविधान सनातन के खिलाफ है और सनातन अलग है और संविधान अलग है, जबकि संविधान की मूल भावना सनातन, सनातन की मूल भावना संविधान है। नहीं, मैंने तो संविधान की पन्नों पन्नों पर देखा है, उसमें मेरे राम हैं, उसमें मेरे हनुमान हैं, उसमें मेरे गौतम बुद्ध हैं, उसमें मेरे महावीर स्वामी हैं, उसमें भारतीय परंपराओं के तमाम चिन्ह मौजूद हैं। विदेश से यात्रा करके देश की समृद्धि के बखान करने वाले ऐसे दृश्य भी हैं, तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों के दृश्य भी हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो किताब ले लेकर घूमते हैं, इन्होंने वो सारे पन्ने हटाकर एक छोटी किताब रख ली जेब में। तो तुमने राम हटाए, तुमने बुद्ध हटाए, तुमने गांधी को हटाया, भूल गए गांधी को, तुम महावीर स्वामी को भूल गए। मतलब मूल संविधान की जो मूल कॉपी है उनमें ये सारे चित्र हैं। तुम हमारी सिख परंपराओं को भूल गए, और इसीलिए जिस संविधान की तुम दुहाई दे रहे हो उसकी हत्या करने का दोष तुम्हारे ऊपर है, बार है। 1975 का मुझे एक बात समझाइए साहब, कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला दे दिया था, हटना था ना, सुप्रीम कोर्ट गए, चलो ठीक है, उनका अधिकार था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज कह दिया, हटना था ना। चूंकि फखरुद्दीन अली अहमद इनके पारिवारिक सदस्य रहे होंगे, है ना, राष्ट्रपति की भूमिका तो नहीं थी उनकी कि रात को ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और देश को ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को, अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता जी, ऐसे लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया है ना। तुम संविधान की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राज्य सरकार को आज तक भंग नहीं किया है। तुमने तो 100 संख्या तक पहुंच गए होंगे, तुमने तो कई बार सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को तुमने भंग कर दिया। तुम संविधान की दुहाई देते हो, क्यों दे रहे हो? देखिए, नकली और असली का अंतर समझाना। सीता जी स्वयं भ्रमित थी कि ये साधु हैं, अब वो तो वेश बदल कर आ गए, दिखते साधु जैसे हैं। तो संविधान पकड़कर बैठना और संविधान को जीवन के अंदर उतारना, साधु बन के रावण ने कपड़ा पहन लिया, मगर असली साधु का जीवन जीना, ये बड़ा अंतर है। देश की जनता समझने में भोली है, इसलिए शायद देरी कर जाती है, क्योंकि सीता जी भी देरी कर गई थी पहचानने में। अब कोई लक्ष्मण खड़ा होता है, कोई हनुमान खड़ा होता है, तब देश के युवाओं की जवाबदारी है कि वो लक्ष्मण की भूमिका में आए, हनुमान की भूमिका में आए और लाखों लाख लोगों को बताए कि भगवा पहनकर आया साधु रावण था, राम का कैरेक्टर अदा नहीं कर सकता है। संविधान पढ़ो भैया। मैं तो सारे युवाओं से कहता हूँ कि उसकी ओरिजिनल कॉपी में देखो कि कहाँ तुम्हारे राम और हनुमान। अम्बेडकर जी स्वयं उस कॉपी को प्रसारित करके गए ना, जिसमें राम है, हनुमान है, महावीर बुद्ध सब है उसके अंदर। जी जी। तो फिर ये उसको जब जो मूल संविधान है उसमें जब ये सारे चित्र अंकित हैं और उसमें सनातन की भावना दिखती है, तो फिर ये संविधान को
सनातन से अलग क्यों बताते हैं? अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं। अब जैसे अपन राम की बात करते हैं, तो राम तो शस्त्र लेकर ही खड़े हैं ना, हाँ, तीर कमान अभी छोड़ा नहीं ना उन्होंने, संविधान के मूल में है ना, सही बात, भारतीय सेना शस्त्र लेकर खड़ी है ना। सही बात। अब ये भाई कहता है कि हम अहिंसक हैं और हिंदू हिंसक हैं। मुझे बताओ, युवक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने केरल में सरेआम गाय का गर्दन काटा था, कहाँ थे राहुल तुम, कहाँ थे तुम? मुझे बताओ, हिंसा और अहिंसा का अंतर बताओ, जब कर्नाटक में लोग मारे गए तुम कहाँ थे? तुम बताओ कि आज पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है वो हिंदुओं द्वारा प्रायोजित है। अरे इतना झूठ मत बोलो, लोग पहचान गए हैं, राम और रावण के अंतर को पहचान गए। तुम भगवा पहनकर नाटक नहीं कर सकते हो। तुमने ये नाटक कई बार कर लिया, पहले तो तुम क्लियर करो भाई। तुमने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, इसका मतलब तुमने आज जाहिर कर दिया तुम हिंदू नहीं हो जी, तुम सिद्ध करो इसको। जी, और सिद्ध करने के पैरामीटर हैं। हमारे यहाँ परंपराओं में हिंदू होता है, कोई धर्म बदलकर नहीं होता है। जो आना चाहता है वो कहीं पूर्व में रहा होगा, तुम पूर्व में थे, लेकिन तुम पूर्व में रहने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे माँ साइड का धर्म है, तुम्हारे पास तुम्हारे दादा साइड का धर्म है। तुम क्लियर कर दो यार कि आप कि तुम हो कौन, किस धर्म के हैं? किस धर्म के हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। जी, जी, और तुम क्लियर करने के बाद हिंदू धर्म पर बोलो, डंके की चोट बोलो तुम क्या। और तुमने जितनी अभय मुद्राओं की बात की है उसका ज्ञान के लिए एक आधी स्पीच रखवा लेते हैं। मैं तो समझता हूँ कि रामभद्राचार्य जी का प्रवचन पांडाल एक तरफ रखा लो और ये भाई का प्रवचन पांडाल एक तरफ रखा लो, अभय मुद्रा पर स्पीच देने के लिए। तुमसे बढ़िया ऑथेंटिक आदमी कोई नहीं हो सकता है। एक शिव पर रखवा लेते हैं, शास्त्रार्थ तुम्हारा कि शिव को समझ गए हो तुम, तो तुम शिव को समझ लो। एक बार साहब, अपने जब ये 18वीं लोकसभा का जब आपका जो भाषण था वो बड़ा जबरदस्त रहा, कई मुद्दों को आपने छुआ और राहुल गांधी को बेबाक जवाब दिया, सभी लोग तारीफ कर रहे थे। क्या मुद्दे थे? नहीं देखिए, एक बात बड़ी साफ है, हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो उसके सोर्स पता रहने चाहिए। व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, अपने माध्यमों से वो सीखने की स्मृति से वो सीखता है। तुम ये उठाकर कहाँ से लाते हो ज्ञान? तो जब उठाकर लाने की साइडें पता पड़ती तो तुम्हें ज्ञान देने वाले जॉर्ज सोरेस हैं, तुम्हें ज्ञान देने वाली सोनिया है जिनका पूर्व नाम एंतानिया माइनो है, तुम्हें ज्ञान देने वाले दिग्विजय सिंह हैं जिनके प्रिय मित्र जाकिर नाइक हैं, ओसामा जी जिनके रोल मॉडल हैं। अब मान लो मैं महात्मा गांधी को रोल के रूप में देखूंगा, कि मैं डॉक्टर हेडगेवार जी को रोल के रूप में देखूंगा, कि मैं नरेंद्र मोदी जी को रोल के रूप में देखूंगा। तो दिग्विजय सिंह जी ओसामा का तस्वीर लगाते हैं, ओसामा को जी कहते हैं। पीएफआई जैसे संगठन तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तो तुम भारत को कहाँ से सीख रहे हो? मैं भारत को सीखने के लिए शंकराचार्य, मैं भारत को सीखने के लिए बुद्ध, मैं भारत को सीखने के लिए महावीर, राम, कृष्ण, ऐसे मेरे पास हजारों रोल मॉडल हैं। और तुम्हारे रोल मॉडल जॉर्ज सोरेस हैं, एंतानिया माइनो हैं, और स्कॉटलैंड से आई रॉबर्ट की मदर है तुम्हारी रोल मॉडल, सलमान खुर्शीद की वाइफ जो स्कॉटलैंड से आई वो तुम्हारी रोल मॉडल है। तो ठीक है, वो जो सिखाएं वैसा सीखो तुम। मतलब ये तो ही राष्ट्रीय स्तर की चर्चा। हम आप जहाँ से आते हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र, तीसरी बार जीते हैं और रिकॉर्ड मतों से, मतलब ऐतिहासिक कभी कोई सांसद इतने वोटों से नहीं जीता, 5,06,55 वोटों से। जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई है, विकास की गाड़ी आगे चल रही है, आपने 3 मेडिकल कॉलेज दिए। अब क्या विजन है कि मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे हो? देखिए, एक बात है, एक फैक्ट्री लग जाने से राष्ट्रीय स्तर पर नाम नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि संसदीय क्षेत्र के जितने नागरिक हैं उनके जीवन स्तर में खुशहाली आए, और इसलिए मैन टू मैन काम करना पड़ता है। पीने को पानी नहीं था, पानी लाने का एक बड़ा झंझट था। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, और इसीलिए जल जीवन मिशन को सबसे पहले हम अपने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से ला पाने में इसमें आपको रोक दो, क्योंकि चंबल का पानी लाने का कम से कम 70 साल पुराना सपना था। चंबल पे गांधी सागर बांध बना, पानी एमपी को मिला, ना बिजली मिली, लेकिन 70 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पानी आ रहा है तो बिजली भी मिलेगी। तो मैं तो इस बात को जानता हूँ, जब मैंने सबसे पहले प्रयास किया था तो
जापान की जायका ने इसमें सपोर्ट किया था हमको, और जापानी टीमें क्षेत्र में आई थी, तो कांग्रेसियों ने मुझे बड़ा तिरस्कृत भाव से कहा कि सांसद तो जापान की बात करता है। आज उनको करारा जवाब है कि आखिरकार सांसद का परिश्रम था और मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी का स्नेह था। हम चंबल का पानी नलों में ले आए, हम चंबल का पानी खेतों में ला पाने में सफल हुए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, हम सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक डायरेक्शन में काम करते हैं। और जब हम चंबल के पानी को ला पाए तो मैं समझता हूँ कि खेतों तक पानी है, नलों तक पानी है, ये सपना है। और ये लगभग 1 साल और समझ लो आप, ये पूर्ण हो जाएगा। मेरे जीवन का सबसे सफल सपना ये पूरा है। रेलवे की बात करें, नीमच में बार बार इन्होंने एक नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश किया, लेकिन जब मैंने चेक किया साहब, तो रेलवे स्टेशन तो अंग्रेजों ने बनाया था। अब कांग्रेस का ही ढूंढने मिला नहीं मुझे। मैंने चेक किया तो सीआरपीएफ तो अंग्रेजों ने बनाया था। मैंने तो 100 करोड़ रुपए लगवाया नीमच में। रेलवे स्टेशन को तो बड़ा शानदार स्टेज पर खड़ा कर दिया हमने। ये कभी दिखता नहीं है साहब। ओपियम फैक्ट्री तो लगभग बंद होने के कगार पर थी ना। एक अखबार ने तो छाप ही दिया था यूनियन कार्बाइड जैसा हादसा हो जाएगा, वेसल्स लीक हो रहे हैं, फलाना। 1 साल तक बंद रहा यूनिट। आखिरकार हमने भारत सरकार से फंडिंग लाकर और उसको वापस से रीप्रोसेस करवाया। आज आपके संसदीय क्षेत्र में अगर लाखों किसान आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर जा रहे हैं, तो उनके पास अफीम की खेती, उनके पास पानी है। एक कल्पना और थी कि जिस तरह से आज से देखा जाए 15 साल पहले ये मानना गया था कि अफीम की खेती बंद हो जाएगी। दिग्विजय सिंह ने तो बोल ही दिया था कि अफीम की खेती बंद होना चाहिए, पट्टों की संख्या घट गई थी और जो प्लांट है वो भी थका हुआ चल रहा था। लेकिन एक नया प्लांट अभी फिर आ गया है और अफीम के पट्टों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस के कार्यकाल की संख्या बिल्कुल घट गई थी। तो इन चुनौतियों से आप कैसे ये क्या है, देखिए साहब, कांग्रेस का स्वरूप क्या रहता है। आपने अभी हाफ आस्तीन का शर्ट पहन रखा है, अब कांग्रेस की जिद रहेगी फुल आस्तीन का क्यों नहीं पहना। फुल आस्तीन में अगर आपने बाहें मोड़ ली और बटन नहीं लगाया तो कांग्रेस कहेगी देखो बटन नहीं है तो बाहें मोड़ ली। तो कांग्रेस हमेशा व्यक्ति को उसकी चॉइस से हटाकर दूसरी तरफ ले जाती है और लोगों को लगता है हाँ यार इसके पास ये पैसा नहीं है भाई, ये पत्रकार भाई के पास, इसलिए इसने हाफ आस्तीन का शर्ट पहन लिया है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों पर जो कमियां नहीं हैं मगर वो रेखांकित करने की कोशिश करती है। अब अफीम में 2 पद्धति आई, CPSI और EI। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस चीज़ को स्वीकार किया है। अभी 13,000 लोगों के पास लाइसेंस थे, आज 1,15,000 है और अभी मैं और दिला रहा हूँ। तो मुझे एक बात समझाओ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 10 आरी में हम 10,000 का गेहूँ ले पा रहे थे, 12,000 का गेहूँ ले पा रहे थे, वहाँ हम 1 लाख रुपए का पोस्ता दाना ले रहे हैं। ये अच्छाई कभी नज़र नहीं आएगी और इसीलिए वह ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है जिसमें समाज में भ्रम पैदा हो। हालांकि लोग समझदार हैं साहब। आज मुझे 5 लाख वोटों से जिताया है तो मैं तो ये महान कृपा मानता हूँ, मतदाताओं की समझ को सैल्यूट करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ उनको। क्या वोट दिया साहब, 9,45,000 वोट, अद्भुत था साहब, अद्भुत। ये आपके विकास के जो कार्य है, मतलब देखा गया था कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। चुनाव पहले ये मतलब कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढना पड़ा और नागदा से लाकर यहाँ पैरासूट की तरह उतारा और वो भी बेमन से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस पूरे चुनाव में एक विकास की जो लहर चली थी उसने आपको विजय दिलाई, इसे आप सच मानते हैं? देखिए साहब, लोग देखते हैं अपने आसपास माहौल में, उन्हें खुशियाँ नजर आई। पर्यटन की साइड सोचा तो अच्छा विकास था। मैं बहुत दोनों जिलों में, मैं तो कूनो नेशनल पार्क जैसे पार्क को बना पाने में सफल हुआ हूँ। तो स्वदेश दर्शन सर्किट, हम बुद्धिस्ट सर्किट ला पाने में सफल हुए हैं। तो लोगों ने सिंचाई में देखा, पीने के पानी में देखा, बनते हुए मकानों को देखा, बनती हुई सड़कों को देखा, रेलवे की बिजती हुई पटरियों को देखा, इलेक्ट्रिफिकेशन के तरीकों को देखा। लोगों को लगा कुछ तो है जो 10 सालों में इस क्षेत्र को बदल गया है। अच्छा, मतलब मेरा आपके चुनाव में चूंकि कंटिन्यू आपके साथ लगभग सभी जगह कवर किया, एक चीज मैंने आपके साथ एक अद्भुत घट के देखी कि जिस गांव में जाते थे, जिस पंचायत में जाते थे, उसका रिकॉर्ड आपके हाथ होता था कि उस गांव में कितने मतदाता हैं, कितने प्रधानमंत्री आवास बने, कितने अपने जो पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये रिकॉर्ड आपने हर ग्राम पंचायत में बताया। और आयुष्मान कार्ड का जो लाभ लोगों को मिला उसका रिकॉर्ड भी आपके पास था। ये देखिए, जब गांव में विकास करते हैं तो
हमारा अपना क्षेत्र है, हालांकि गाँव की संख्या बहुत रहती है, पर अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो एक संतुलित विकास नहीं हो पाता है। तो हमें बार बार ये चीज़ जहन में लाई जाती है। मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि संतुलित विकास करना है। ऐसा नहीं हो कि हम पानी के लिए काम कर रहे हैं और 4 गांव में कुएं लगवा दिए, तो हमने पेयजल के लिए व्यवस्था की, तो हमें ध्यान में है कि कोई गांव रह तो नहीं गया, कोई गांव इलेक्ट्रिफिकेशन के बिना रह तो नहीं गया, कहीं बच्चों की पहुंच ऐसा तो नहीं कि स्कूलिंग बहुत दूर हो उनका। तो धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे कि नहीं बच्चों की पहुंच तक स्कूलिंग पहुंच जाए। और इसलिए ये एक प्रयास तभी होता है, नित्य साधना है ये, कि हम नित्य प्रति अपने कार्यक्षेत्र को रोज देखें, और अगर कार्यक्षेत्र में जहाँ न्यूनताएं हैं, जहाँ कमियां हैं, वह सरकार से झगड़ा करना, लड़ना, लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना और आखिरकार उन लोगों के विकास के लिए काम करना, ये उद्देश्य रहता है। उन चुनाव के दौरान एक चीज बहुत अच्छी देखी गई कि जिन गाँवों में पहुंचे उन गाँव में प्रधानमंत्री आवास जिसके पास था, बेटी के लिए लाडली योजना थी और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था थी। आप एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे कि उसको माँ के कड़े नहीं बेचने पड़ेंगे, जो दिल को छूने वाली बात थी। ये देखिए, गरीबी में होता यही था कि व्यक्ति अगर कोई घर का बीमार हो गया तो पैसे कहाँ से लाएगा, और होते ही नहीं थे। तो माँ एक तरह से एफडी के रूप में सुरक्षित रखती थी अपने पाँव में चांदी के जैसे, और हमारी सनातन परंपरा का अंग है। लेकिन बिक गए साहब कांग्रेस के ज़माने में, और इलाज के अभाव में मर न जाए इसलिए माँ अपने कड़े निकाल कर बेच देती थी। और इसलिए हमने इसे संतुलित किया कि आज 5 लाख के कार्ड मैं समझता हूँ देश में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक है। हमारी प्रशासन ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने लगातार इस पर कोशिश करके मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का हमने सफल प्रयास किया है। हमने इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद भी नहीं किया। मैं जब भी मुस्लिम मोहल्लों में भी गया वोट देने के लिए, तो वो तो चाहते थे दिल से वोट देना। उन्हें वो यही कहते थे कि साहब हमारे नेता लोग कांग्रेसियों के साथ बैठकर हमें कह रहे हैं कि वोट मत देना। क्यों नहीं देना ये नहीं बताते, बोले बस वोट मत देना, दिल से तो हम आपके साथ हैं साहब, आपने मकान बनाया, आपने इलाज कराया, आप राशन दे रहे हो, लेकिन साहब हमारे नेता कांग्रेसियों के हाथों पता नहीं क्या समझौता करके आते हैं। अच्छा, वैसे नीमच में मेडिकल कॉलेज हम लगभग पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से इस साल उसका शुभारंभ हो जाएगा। मंदसौर में भी लगभग पूर्ण है और रतलाम में तो चल ही रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी या अन्य नेताओं के आने की संभावना है? कैसे उसका शुभारंभ कराएंगे? एक बड़ी उपलब्धि आपके पास। देखिए, उसके अंतिम निरीक्षण का दौर है। हमारी कोशिश है कि इसी वर्ष वो पूर्ण हो जाए। पूर्ण होने के बाद हम विधिवत निमंत्रण देकर आग्रह करेंगे कि कोई अच्छा सा कार्यक्रम। धन्यवाद। तो आप थे सांसद सुधीर जी गुप्ता, जिन्होंने नीमच टुडे से चर्चा की, राष्ट्रीय स्तर से लेकर संसदीय क्षेत्र के हर मुद्दे पर हमसे बात की और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट।